स्लिट्स लगा दी हमने S1 S2, बहुत सिंपलेस्ट केस बता रहा हूँ, फिर और देखेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट ये जनरेट करता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। यहाँ से भी लाइट जाती है, यहाँ से भी लाइट जाती है। हमने क्या करा, मान लो किसी एक स्लिट की ठीक आगे एक स्लैब लगा दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसकी थिकनेस t है, t का मतलब इसकी थिकनेस। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि स्लिट S1 से जितनी भी रेज निकलेंगी सब की सब इस स्लैब के अंदर से जाएंगी और सब इस स्लैब के अंदर t लेंथ को ट्रेवल करेंगी। ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा है ना। अब एक काम करते हैं, यहां से भी रेज इस पॉइंट O पर आएंगी और यहां से भी आएंगी। इस डायग्राम में ये भी समझाऊंगा मैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर हम जानते ही नहीं होते ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बारे में, तब तो यही बोलते कि यार ये वाली लेंथ, तो सुनना, ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 0 है, इसका मतलब यहाँ मिनिमम बनना, सॉरी मैक्सिमम बनना चाहिए। लेकिन हम इतने समझदार तो हैं, अगर कोई हमसे ये बोले कि यहाँ से एक साथ एक ही इंस्टेंट पर दो वेव्स निकली यहाँ से और यहाँ से, क्या ये दोनों वेव सेम इंस्टेंट पर यहाँ मिलेंगी क्या, सेम टाइम पर? नो सर। नो सर। कौन सी वेव यहाँ लेट पहुंचेगी? लेट ऊपर वाली। ऊपर वाली। तो इसलिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ की रिक्वायरमेंट हुई कि हम जब भी पाथ डिफरेंस लिखेंगे ना तो ऑप्टिकल वाला लिखेंगे, उसी से पता चलेगा कि कौन जल्दी आया कौन लेट आया। तो ऑप्टिकल, मैं बाय चांस लिखना भूल जाऊंगी तब भी बाय डिफॉल्ट यही मानना। मैं लिख के बताता हूँ, ये पूरी लेंथ को मैं ऑप्टिकल लेंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, इस पूरी लेंथ को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहा हूँ कि सब जगह वैक्यूम या एयर है। देखते हैं, ये पूरी लेंथ लिख रहा हूँ, देखते चलना। S1 पहले से वो वैक्यूम में ट्रेवल कर दिए, कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, प्लस S1O में से T माइनस कर दो, ये वाली लिख ली, S1O में से T वाली हटा दो, वो जो है ये वाली, ये भी एयर में ट्रेवल की गई, प्लस जो स्लैब में ट्रेवल किया अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल करती रहे तो इतनी लेंथ ट्रेवल करती। ये मैंने अभी ऊपर वाली जो वेव है उसने जो लेंथ ट्रेवल की है वो वैक्यूम में इतनी ट्रेवल करती, माइनस नीचे वाली लिखते हैं S2 प्लस S2 पूरी की पूरी वैक्यूम में ही, सॉल्व कर लो। S1 से S2 कट जाएगा, S1O से S2O कट जाएगा, ये आ जाएगा n-1 इंटू T। तो इस स्लैब के कारण ऊपर वाली रे नीचे वाली रे के कंपैरिजन में कितनी एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल कर रही, इतने अमाउंट में, ये यहाँ पर आ गया पार्ट डिफरेंस। अब ये बता सकते हो स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा इस पॉइंट के ऊपर बनेगा या नीचे? ऊपर। 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 हाँ ऊपर बनेगा। हाँ ऊपर बनेगा। यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जिसकी एंगुलर पोजीशन मान लो थीटा है, सपोज ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मतलब यहाँ नेट टोटल पार्ट डिफरेंस 0 आना चाहिए। ऊपर ही ऐसे पता चला कि स्लैब के कारण ऊपर वाली रे नीचे वाली से ज्यादा ट्रेवल कर दी, इतना ज्यादा, और कार्डबोर्ड से इस स्क्रीन के बीच में ज्योमेट्रिकली अगर डायग्राम देखो, यहाँ से रे तो नीचे वाली ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो ऐसा पॉइंट ऊपर ही मिल सकता है जहां पर दोनों इफेक्ट आपस में कंपनसेट हो जाए। तो इस पॉइंट की खास बात क्या होगी, यहाँ d sin थीटा और n-1 इंटू टी आपस में बैलेंस हो जाएंगे। सही है भाई? कोई पूछता है कि यार यहाँ पर बताओ आप, तो पार्ट डिफरेंस जो दो वेव्स आएंगी तो उसकी एंगुलर पोजीशन मान लेते हैं थीटा 1 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा बताओ भाई, बोल के। d sin theta 1 plus n-1 into t। -1 into t। सही है, चलेगा आराम से, लिख लोगे ना? तो है ना, क्या लिखे, नोट कर लो। कोई डाउट हो अभी भी तो जरूर बताना, जितना मैंने बताया उसमें। नोट करके इंडिकेट कर देना जब भी पूरा नोट कर लो।
नोट कर लिया थे भाई, 4 ही बच्चों ने हाथ ऊपर किया अभी तक। चलो नहीं किया तो रोक देना। अच्छा एक बात और बता दो, इतने नोट कर ही लोगे। ये जो हमने इतनी मेहनत से इतना सारा लिख कर इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पार्ट डिफरेंस निकाला था ऑप्टिकल वाला, इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी लिख सकते थे जल्दी इस तरह से। मान लो अगर मैं यहाँ पर उतनी ही थिकनेस की लेकिन यही वैक्यूम या एयर की बनी हुई एक स्लैब अज्यूम कर लो, एयर की बनी हुई, फिर मैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंस देखो तो बहुत आराम से लिख दूंगा भाई, इन दोनों स्लैब्स के अलावा जो ट्रेवल किया है वो तो डिफरेंस पे कट जाएगा। इसको वैक्यूम में कन्वर्ट करूंगा तो ये इतनी लेंथ आएगी, और इसको वैक्यूम में कन्वर्ट करूंगा तो 1 इंटू टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, इतनी लेंथ आएगी, इनका डिफरेंस निकाल दो, एक ही बात है। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्लिट्स S1 S2, ये सोर्स, जब कुछ नहीं बोलूंगा तो बाकी जगह पर है ना वैक्यूम मान के चलना। यहाँ पर एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, थिकनेस t, यहाँ पर एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n, थिकनेस 2t, और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है जहाँ पर O मार्क कर रहा हूँ। सवाल लिखना, फाइंड द पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, फाइंड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O। जल्दी से नोट कर लो इसका आंसर, फाइंड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O। हो गया होगा। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस मेरी जो आदत है उस हिसाब से लिख रहा हूँ, है ना, S2 प्लस S2O माइनस 2T प्लस 4NT बड़े ब्रैकेट में माइनस S1 प्लस S1O में से T माइनस किया प्लस NT, इसमें से S2 कट जाएगा, S1 से S1 से S2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा भैया अपने पास, 4NT तो यहाँ से आया है ना, और यहाँ से माइनस 2T और यहाँ से प्लस T माइनस NT, तो ये कितना आ जाएगा 3NT माइनस T। सही है क्या भाई, देखना एक बार। यस सर। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट हो जरूर डिस्कस करें। नहीं बढ़े आगे। सोर्स स्लिट्स S1 S2, यहाँ पर इस जगह एयर है, यहाँ पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है इस पूरे पोर्शन, यहाँ एक स्लैब रखी हमने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, थिकनेस T, बचे हुए मीडियम में यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3n है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे पोर्शन में 4n है, ये पॉइंट है O। ये जो सोर्स है, ये जो लाइट थ्रो करता है वो लैम्डा वेवलेंथ की, और ये लैम्डा जो वेवलेंथ है ना, ये इन मीडियम n है, मतलब लाइट अगर मीडियम n में ट्रेवल करे तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है।
डायग्राम बना के फर्स्ट पार्ट लिखा, फाइंड द पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, फाइंड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O। करो अपने आप फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट लिखेंगे, फाइंड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O। मार्कर में इंक भर रहा हूँ, फिर तुम लिखो। नोट करके हाथ तो ऊपर कर लेना कम से कम, जो भी लिख ले। अच्छा, आंसर में ये लेंथ आ सकती है S1, ये नहीं सोचना कि इस लेंथ को कहां से रिप्लेस करें, है ना? इनकी टर्म्स में आंसर आ सकता है, आएगा मतलब। बस प्रियांशु ने लिखा है अभी तक। लिखता हूँ, पॉइंट O पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस S2, किसी भी एक लेंथ को बड़ा मान लो, मॉड लगा देंगे बाद में, है ना। S2 प्लस S2O इंटू 4n, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, माइनस n टाइम्स S1 प्लस S1O माइनस T इंटू 3n प्लस 2nt, ब्रैकेट और पूरे में मॉड लगा दो, क्योंकि हमको पता नहीं कि भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछें, कुछ भी मन में बात हो यहाँ तक। पूछ लो भाई, यहाँ तक डाउट हो तो कुछ, अपने आप को अनम्यूट करके। बढ़े आगे, सेकंड पार्ट। सेकंड लिखना, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट O। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट O। बहुत सिंपल है, और इसी डेल्टा एक्स को यूज में लेते हुए ना, इसको जहां भी रखना, ये पूरी वैल्यू मत रखना, डेल्टा एक्स सिंबल यूज में ले लेना, ये मानते हुए कि डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट O। हो गया। अब पॉइंट O पर, इस वाले पॉइंट पर आने वाली दो वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस लिखना है। तो दिमाग में ये आएगा के डेल्टा एक्स, के लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स हम निकाल चुके थे, इस डेल्टा एक्स को लाके रख देंगे, वो लैम्डा पूरा लैम्डा यहाँ लाके रख देंगे। कितने बच्चों का सही था ये, एक बार इंडिकेट करें जल्दी जल्दी।
हाँ तो बता दूं कि ये गलत लिखा हुआ है, हाथ नीचे कर दो। ये सिखाना चाह रहा हूँ इससे बस कि जब भी हम फेज डिफरेंस लिखेंगे इस फॉर्मूले से, एक बात दिमाग में रखना है कि ये लैम्डा और डेल्टा एक्स दोनों सेम मीडियम के करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। क्या मतलब है सेम मीडियम का? ये डेल्टा एक्स ऑप्टिकल हमने निकाला है वैक्यूम या एयर में लेंथ को कन्वर्ट करते हुए, तो डेल्टा एक्स अगर हमने वैक्यूम में कन्वर्ट करके निकाला है तो लैम्डा, ये वाला लैम्डा नहीं है, ये लैम्डा तो लाइट की वेवलेंथ है कब, अगर वो लाइट एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में चलती है। यहाँ पर जो मैं लिखूंगा, अगर मैंने डेल्टा एक्स एयर या वैक्यूम में निकाला है ना, तो लाइट की वेवलेंथ आएगी एयर या मीडियम में अगर वो ट्रेवल करेगी, और अलग से लिख दूं एयर में अगर मुझे लाइट की वेवलेंथ निकालनी तो ऐसे लिखूंगा एन टाइम्स उस मीडियम में जो वेवलेंथ थी। कोई कहेगा तो समझा दूंगा इस बात को, डिमांड करोगे तो समझा देंगे इस बात को कि भाई सर कैसे लिखाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है एग्जाम में भी, शीट के अंदर भी, जहां भी इस तरह के सवाल पूछे जाए। किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, नहीं तो आगे बढ़े। बढ़ते हैं आप यहाँ। ये अपना स्लैब रखते हुए यंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यंग एक्सपेरिमेंट का खेल तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ और टॉपिक्स हैं छोटे छोटे और कवर करने हैं, जैसे एक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या टॉपिक है देखना। मान लो एक फिल्म या कोई स्लैब है, जो भी कहना चाहो, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि बाहर दोनों तरफ एयर है ना, कुछ और भी हो सकता है, एयर मान के बता रहा हूँ। सपोज इस स्लैब की थिकनेस टी है, एक लाइट आती है यहाँ से, कोई किसी सिंगल कलर की लाइट की बात चल रही है, और भी रेज आ रही है, किसी एक रे को देख रहा हूँ मैं, यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हुए ये रे जो है ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होकर डायग्राम के अकॉर्डिंग सपोज ये ऐसे ट्रेवल करते हुए जाएगी, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक, ये जो एनर्जी रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुंची, इसका भी कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाए और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। फिर यहाँ पहुंची लाइट, फिर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर वापस से कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। अब ढंग से देखना, एक तो ये वाली लाइट जो पूरा यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए, तो मेरे पास दूसरा कलर नहीं है अभी, एक बार क्या पता मिल जाए। चलो इससे काम चलाएंगे। हाँ, एक तो ये वाली लाइट, ये वाली जो पूरा यहाँ से गई घूम करके गई, और एक लाइट रे और बना रहा हूँ यहाँ पर, जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, यहाँ आई होगी और यहाँ से उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर गया होगा और कुछ अंदर भी गया होगा। इन दोनों का इंटरफेरेंस अगर करें, इन दोनों लाइट का इंटरफेरेंस अगर करें, तो ये बता सकते हो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। जो यहां से ट्रेवल करके आई वो गई ऐसे, और जो यहां से आई वो एक्स्ट्रा कितना चली, एक्स्ट्रा ये प्लस ये कितना आएगा बताओ। कि जैसे मान लो अगर सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो स्मॉल आर है, तो ये लेंथ बताओ कि कितनी आ रही है एक बार, 2t sec r 2t sec r into n। जी सर। बात समझ में आ रही है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो मैंने पार्ट डिफरेंस लिखा है इन दोनों वेव्स के बीच में, या ऐसे कहो इन दोनों वेव्स के बीच में, वही बात है ना, इसमें थोड़ा सा लोचा तो है, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो है। बताओ कि कहाँ है गड़बड़, किस जगह? सर वो इनिशियली पैरेलल आएगी तो Intensity. एक्स्ट्रा कुछ ट्रेवल होगा। इनिशियली जब इन दोनों का इंटरफेरेंस करा रहा हूँ ना मैं, तो भाई ये वाली वेव यहाँ एक्स्ट्रा ट्रेवल करके गई
और ये वाली वेव अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, कर नहीं रहा, तो इतना पहले से एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही थी, तो असली में उसमें से कुछ माइनस होना चाहिए। लेकिन दो बातें इसके बारे में। पहली बात तो ये कि हम जिस इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं ना, ये इतना डायग्राम में दूर दूर दिखा रखा है, ये बहुत ही नजदीक वाले पॉइंट्स की बात चल रही है, बहुत नजदीक। और बहुत नजदीक कहने का मतलब क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा हूं मैं, ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है परपेंडिकुलर इंसिडेंट। वो डायग्राम बना के दिखाऊं, कितना सिंपल सा डायग्राम दिखेगा। एक लाइट रे सॉलिड लाइन से बना रहा हूं, जो रिफ्रैक्ट होकर अंदर गई, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होकर वापस आया और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद गई। ये एक इसी के बिल्कुल पास में, असली में इसी लाइन के अलॉन्ग है, पर डायग्राम में जान उससे थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से। यहाँ से आई, कुछ अंदर गया, सब कुछ हुआ, उसका यहीं से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस बताओ कि कितना आएगा? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस तो कहीं से देख लो ना, कहीं से देख लो ना कि आर जीरो रख दो, उस जनरल के अंदर आर को जीरो रख दो, अपने आप 2 NT आ जाएगा। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, डायग्राम थोड़ा बड़ा और ढंग से बनाना। तो मैंने दोनों बातें बता दी है। अगर भाई जनरल पूछ ले बाय चांस, तो भी हमको दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई कैसे लिखना है। और सिलेबस के अंदर रहते हुए बात करें तो जब कुछ नहीं बोलेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस ही मानेंगे। अभी और बातें इसके बारे में और बात करेंगे, एक बार इतना नोट करो फिर बताऊंगा। हो गया होगा शायद, नहीं हुआ तो रोक देना। रुक जाइए प्लीज। नहीं हुआ है। अरे ये तो इरेज कर दूं भाई। हो गया क्या? अभी भी नहीं हुआ तो रोक देना है ना। चलो, हाँ, कुछ समझाया मैंने अभी, ये बातें भी काम आएगी। एक दूसरी बात याद दिलाता हूँ, पुरानी बात है 11th क्लास की। स्ट्रिंग वेव याद करो। मान लो कोई वेव आती थी, ट्रेवलिंग वेव किसी स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग मान लो, और यहाँ एक रिजिड मीडियम है। तो हमको पता है जो इंसिडेंट वेव आएगी और जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों के बीच में कितना फेज का डिफरेंस होता था? हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज पाई। और ये
हर तरह की वेव के लिए, चाहे वो स्ट्रिंग वेव हो या जो चैप्टर चल रहा है लाइट वेव हो, सबके लिए वैलिड है। दूसरी बात, सिर्फ रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, दूसरी एक जगह और ये पाई का फेज डिफरेंस आएगा कैसे, उसी स्ट्रिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई पतली स्ट्रिंग, ये इसके कंपैरिजन में मोटी स्ट्रिंग। पतली मोटी कहने का मतलब है इसमें वेव की स्पीड है v1, इसमें वेव की स्पीड v2, तो v1 अगर ज्यादा है अगर v2 से, अब किसी और आइडिया हो, आने वाली वेव पल्स मान लो आप यहाँ से आती है, तो जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट वो ऐसे जाएगी, और जो रिफ्रैक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी वो सेम फेज में जाएगी। इस बात का आइडिया है कि बच्चों, नहीं हो तो बताओ, याद दिलाओ। सर जिनको नहीं आइडिया, बाय चांस मान लो वो आज ही क्लास के बाद टाइम निकाल के स्ट्रिंग वेव के नोट्स खोलना, रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, वहां पे एक फॉर्मूला लिखवाते थे, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव वाला, उस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो यहाँ भी लिख लेना, फेज लिखना स्टार्ट कर दो, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज I. ये नोट करने के बाद स्टार लगाकर एक लाइन लिखेंगे, अच्छा जब मुझे आज मैसेज करे कोई बच्चा उस बात के बारे में, बोर्ड वाली बात के बारे में, तो ये भी याद दिला देना कि टेस्ट सीरीज का भी एक बार पता करना है कि कब से स्टार्ट करेंगे। स्टार लगा के लिखना, जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, हिंदी वाला और, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में पाई रेडियन का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच पाई रेडियन का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमने जो टॉपिक चल रहा है उसमें दो बातें देखी है, एक तो जो मैंने अभी स्लैब बनाकर पार्ट डिफरेंस बताया था, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, और एक ये वाली बात। अब इन दोनों को मिक्स करके समझते हैं, ढंग से सुनना। मान लो एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ, ये मान लो इधर n1, सपोज इधर मान लो n3, ठीक, स्लैब की थिकनेस है t, दो वेव्स परपेंडिकुलर इंसिडेंस मान के चल रहा हूँ, एक वेव जो आई, थोड़ा डायग्राम जानबूझ के ऐसा बना रहा हूँ, सब कुछ उसी लाइन के अलाउंग हो रहा है पर जानबूझ के ऐसा दिखा रहा हूँ, ऐसे गई पूरा। एक दूसरी वेव जो यहीं पर ही आती है, उसका कुछ पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये वाली। इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालूं तो बहुत सिंपल सा है, 2 टाइम्स n2t, ये वाला है, इसको मैंने वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया। अब बस मुझे इतना सा पता करना है कि इस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू मैं किसके बराबर करूं अगर मैं इन दोनों के इंटरफेरेंस से मैक्सिमा चाहता हूं, या अगर मिनिमा चाहता हूं तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो कई बार या कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है, सर ये तो हम पहले से जानते ही हैं कि अगर मैक्सिमा चाहते हैं तो ये पार्ट डिफरेंस 2n2t को मैं 0 तो नहीं हो सकता यहाँ पर, λ2, λ3, λ4, λ के बराबर करूंगा। और अगर मैं
मिनिमा चाहता हूँ तो लैम्डा बाई 2 फिर, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा यहाँ पर क्या है वो देखना, कुछ स्पेशल केसेस लेके बता रहा हूँ आगे की कहानी। ना केस 1, कोई भी केस लेते हैं, मान लो n1 इज ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3, ऐसी केस ले लिया। ये सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम, उससे रेयरर और सबसे रेयरर, ऐसा मान के चलते हैं। देखना भाई पार्ट डिफरेंस तो इतना आया, ठीक है। अब जो मैंने अभी अभी फिनोमेना समझाया था कि अगर वे रेयरर से डेंसर में जाते टाइम रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में पाई का फेज डिफरेंस आएगा। पहले इस वाली वेव को पूरा देखो, यहाँ से आती है, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ है, सोचना ही नहीं फेज डिफरेंस पाई के बारे में। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ N2 से N3 में जाते टाइम ये तो डेंसर है, ये रेयर है, तो यहाँ भी कोई पाई वाई का फेज डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ इस जगह पर, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो इस वाली वेव में तो कहीं से कहीं तक भी वो पाई वाला डिफरेंस नहीं आया, टकराने के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। इसमें आया क्या डॉटेड वाली में, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई, डेंसर से रेयर में नहीं आता है, तो ना इसमें कोई एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ फेज का डिफरेंस, ना इसमें कोई एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब इस कंडीशन के अंडर अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया आप मैक्सिमा अगर चाहते हो तो वो जो पार्ट डिफरेंस था डेल्टा एक्स जिसकी वैल्यू 2n2 टी थी, इसको किसके बराबर करेंगे, तो बोल दूंगा मैं लैम्डा 2 लैम्डा, जो हमको याद है वो। और अगर मिनिमा चाहते हैं तो यही पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 और इस तरह से हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये डेल्टा एक्स मैंने वैक्यूम में कन्वर्ट करके निकाला, तो जो लैम्डा लैम्डा लिखा है ना ये वैक्यूम वाला लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें अपने आप। ये बात और अच्छी समझ में कब आएगी, जब हम ये वाला केस देखेंगे, तब जाके इसका मतलब समझ में आएगा और अच्छा। केस नंबर 2, मान लो n1 n2 n3 में ये रिलेशन होता, अब देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलूंगा मैं ना। पहले इस वाली पूरी वेव को देखो, यहाँ कोई पाई बाई का नहीं, यहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस आया इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में, यहाँ कुछ नहीं। इसको देखो, इसमें भी पाई का फेज डिफरेंस आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस आया रिफ्लेक्शन के कारण, जिसमें वो आपस में कंपनसेट हो जाएगा। अभी समझा दूंगा और अच्छा कहोगे तो अगर कोई पूछता है कि यार मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस को क्या लिखोगे, तो मैं कहूंगा यार अभी भी वही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना तो आपस में ही एक दूसरे से कंपनसेट हो गया, वही लैम्डा 2 लैम्डा। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस वही लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 और इस तरह से। अभी रुकना, केस नंबर 3 लेते हैं कुछ और। मान लो n1 कम है n2 से, पर n2 ये लिख दो, n2 ज्यादा है n3 से। अब देखो n1 ये कम है, इससे ज्यादा ये है ना, और इससे कम ये वाला है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ये डेंसर है, वहां से देख के बोल रहा हूँ ये डेंसर ये रेयर है, तो कोई पाई वाई का नहीं आएगा, इसमें तो कहीं नहीं आया, इसमें यहाँ पाई का फेज डिफरेंस आया। अब देखना, अगर ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना नहीं होता और कोई मुझसे पूछता कि यार ये दो वेक्टर है, मैक्सिमा आप चाहते हो तो इनको कैसे अलाइन करोगे, मैं बोलूंगा सेम डायरेक्शन में रखेंगे, ये मैक्सिमा की कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन के कारण इन दोनों में किसी एक में पाई का फेज डिफरेंस आ चुका है, मतलब एक वेक्टर रिफ्लेक्शन के कारण पलट चुका है। अब कोई मुझसे पूछता है कि यार मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, मिनिमा की कंडीशन क्या होगी पार्ट डिफरेंस को लेकर, तो मैं समझदारी दिखाकर उसको पलट दूंगा। मैं बोलूंगा कि यार अब ये डेल्टा एक्स जो था ना, अगर मैक्सिमा चाहते हैं तो लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, क्योंकि पार्ट डिफरेंस के कारण अगर मैं ये बराबर कर रहा हूं तो उस एक्स्ट्रा ये जो पाई वाला आ रहा है ना, ये इसके साथ जुड़कर अपने आप मैक्सिमा बना देगा। इसके करस्पॉन्डिंग तुम पार्ट डिफरेंस निकालो, लैम्डा बाय 2 का आएगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो जो पार्ट डिफरेंस मैं लैम्डा बाय 2 समझ रहा हूँ वो असली में इसके साथ कंपनसेट होकर लैम्डा बाय 2 में लैम्डा बाय 2 इस वाले लैम्डा बाय 2 को ऐड कर दो या माइनस कर दो, बनेगा तो मैक्सिमम। सेम ऐसे अगर ये वाला मान रहे हो और ये वाला ऐड कर दो या माइनस कर दो, बनेगा तो मैक्सिमम। तो वो कंडीशन को पलट के लिख देंगे। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस को लैम्डा 2 लैम्डा, मतलब मिनिमा चाहता हूं तो मैक्सिमा की कंडीशन लगाई, क्योंकि यहाँ पर उलटफेर हो चुका था पहले से। ये नोट कर लेना पूरा। और मन में कोई बात हो, कोई स्टेप फिर से पूछ रहा हूँ, जरूर डिस्कस करना अभी।
नोट करके इंडिकेट कर देना। नोट नहीं करा तो रोक देना है ना। एक लास्ट बात और बता दूं, फिर सवाल कर लेंगे। कुछ नामकरण यहाँ पर कर रखे हैं किस तरह के कि ये जो वेव यहाँ से आके गई और ये जो वेव यहीं से चल रही रिफ्लेक्ट होकर, इन दोनों के इंटरफेरेंस से अगर मैक्सिमा बनता है, मैक्सिमा, तो उसको नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। स्ट्रॉन्ग मतलब मैक्सिमा बनना है ना रिफ्लेक्टेड लाइट्स के बीच में, और इसी को नाम दिया गया वीक रिफ्रैक्शन। ऐसे नामकरण कर रखा है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है तो रिफ्रैक्शन जो है उसको वीक बोल दिया गया। और अगर इन्हीं दोनों के इंटरफेरेंस से मिनिमा बनता है तो उल्टे टाइप का नामकरण, तो उसको नाम दिया गया वीक रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्शन। ये नामकरण इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे बोल दें कि इन दोनों के इंटरफेरेंस से, अब वो ये नहीं बोलेंगे मैक्सिमम, बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, तो अपना आप समझ जाएंगे यार कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट का जो इंटरफेरेंस करा रहे हैं हम, उससे स्ट्रॉन्ग मतलब मैक्सिमम बनाना चाह रहे हैं। अभी सवाल करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। क्या ये वाला फिनोमेना किसी ने डेली लाइफ में देखा है कभी? ये जो हो रहा है यहाँ पर, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, नहीं देखा होगा, हमने नहीं किया होगा। क्या ये फिनोमेना कभी देखा है किसी ने डेली लाइफ में, किसी लैब वैब में जाके? नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी बच्चों ने ये फिनोमेना देखा हुआ होता है, बस वो रिलेट नहीं कर पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि अच्छा ये तो यही वाला फिनोमेना है। हाँ, आई थिंक वो विंडो के मतलब रात को विंडो के बाहर झांकते हैं तो वो हो सकता है। ना ना ना, वो नहीं। क्योंकि रिफ्लेक्शन भी अगर दूर चलें तो रिफ्लेक्शन दिखता है, तो फिर और पास चलें तो बाहर का दिख जाता है। हाँ मतलब वो हो सकता होगा, लेकिन ये मीडियम के चेंज होने की जो बात है ना, जैसे तुम कह रहे हो शायद विंडो के एक तरफ से देखते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हो, तो वो कुछ ज्यादा लाइट चमकती दिखाई देती है। नहीं सर, ऐसे नहीं। रात को अगर विंडो के बाहर से झांकते हैं तो मतलब थोड़ा पीछे होके देखते हैं तो फिर अपना खुद का शक्ल दिखता है, और थोड़ा पास जाके देखते हैं तो बाहर बाहर की चीजें दिखती हैं। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं बिल्कुल नहीं, ना ना बिल्कुल नहीं है। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? नहीं। तुमने कभी शायद ऑब्जर्व किया हो कि सड़क पर बाई चांस गाड़ी का पेट्रोल निकल जाता है या कोई ऑयल गिर जाता है सड़क पे, और हम ऐसे उसको ऊपर से खड़े होकर या साइड में से देखते हैं तो हमको उसमें अलग अलग कलर चमकते हुए दिखाई देते हैं। यस सर, पक्का देखा होगा लगभग यस सबने। सर, यस सर। वो यही फिनोमेना है ये। वो जो ग्राउंड पर ऑयल गिर जाता है उसकी लेयर, अब डायग्राम में भी इतनी मोटी मोटी लेयर दिखा रहे हैं, स्लैब बता रहे हैं, बहुत ही एंगस्ट्रोम टाइप की थिकनेस वाली लेयर्स बनती है, और सनरेज आती है, लाइट आती है, कुछ रेज तो यहीं से टकरा के जाती हैं, कुछ अंदर से घूम के आती हैं, हम ऊपर ऑब्जर्वर है, हमारी आंखों में जाती है। उन दोनों लाइट का इंटरफेरेंस हुआ, हो सकता है हम ऐसी लोकेशन पर खड़े हो
जहां पर इंटरफेरेंस से रेड लाइट का मान लो मैक्सिमा बन रहा है, येलो का मैक्सिमा बन रहा है, मान लो ब्लू की इंटेंसिटी थोड़ी कम आ रही है, तो वो एक अलग अलग कलर चमकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से रेड चमकता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं दूर या किसी और एंगल से देखूंगा तो हो सकता है यहाँ से मुझे ब्लू वाला ज्यादा शाइन करता हुआ दिख रहा हो। तो उस तरह का फिनोमेना यही है। सर वो बुक में भी ऐसा ही होता है क्या, जो ऊपर लगा हुआ था? इसमें कोई बुक है अपने पास और उसमें ऊपर वो व्हाइट कलर के साथ वो कोई सा मार्क बना हुआ था, उस पर दिखता है ऐसा? होलोग्राफिक स्टिकर की बात कर रहे हैं सर। होलोग्राम की बात होलोग्राम। यार, होलोग्राम। उसका आइडिया नहीं है, तुक्का नहीं मारूंगा, पता नहीं, आइडिया नहीं है, मतलब उसमें क्या फिनोमेना हो सकता है इसके थ्रू होता हो, या आइडिया नहीं है तो मैं कमेंट, किसी को पता है तो बताओ, किसी को आइडिया हो उसके बारे में। नहीं, किसी को नहीं है, नोट कर ले। नोट करने का मतलब अभी क्लास के बाद मैं सर्च करता हूँ उसके बारे में, बताऊंगा फिर। हाँ, एक क्वेश्चन, एक स्लैब जो कि एयर में रखी हुई है, और जब भी कुछ नहीं बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि एयर है दोनों तरफ, ये मानना है। इसकी जो थिकनेस है वो है 10⁴ एंगस्ट्रॉम, है ना। एक मिनट में डाटा देख लो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, परपेंडिकुलर इंसिडेंस की बात चल रही, ऐसा डायग्राम बना लेना। और जो लाइट आ रही है ना, उसमें वेवलेंथ की रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000। इस रेंज में बहुत सारी वेवलेंथ है, वो सारी वेवलेंथ की लाइट का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर आ रहा है, ऐसा कह सकते हो। सवाल लिखिए, फाइंड द वेवलेंथ which are strongly reflected. Find the wavelengths which are strongly reflected. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वो वेवलेंथ इस रेंज में से हमको छांटनी है जिनका स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हुआ है। चाहो तो फंक्शन बना के छोड़ सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कि कोई पूरा सॉल्व करना है। हाथ ऊपर कर सकते हो जो सॉल्व कर चुका हो, ये फंक्शन बना चुका हो। चलो मैं बताता हूँ, देखना। एक लाइट ये वाली और एक लाइट जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, वो है 2nt। तो 2n और t एंगस्ट्रॉम में रहेंगे उसका। ये पार्ट डिफरेंस मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन मतलब मैक्सिमा चाहता हूँ, तो किसके बराबर कर देंगे, इन जनरल बोलूँ तो 2n - 1 λ/2 के बराबर। बस खत्म, n की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 करके, लैम्डा की वैल्यूज आती जाएंगी, उनमें से वो लैम्डा आंसर होगा जो गिवन रेंज जो दे रखी है उसके अंदर आता होगा। आप नीचे कर लें, और किसी को कुछ भी डाउट हो जरूर पूछें, कहीं भी कुछ भी डाउट हो जरूर डिस्कस करें। क्या मैंने सही लिखा है क्या है, गलत तो नहीं लिखा? अभिषेक जायसवाल से पूछते हैं। अभिषेक, ये सर। सही लिखा है मैंने? ये सर। सोच लो एक बार और। वो एयर और टू बीच में, एयर और टू बीच में जो बसे जा रही है के बीच में आएगा पाई का फेज डिफरेंस। हाँ ठीक है, शाबाश, एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में एक एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आया है, और इस चक्कर में कई बच्चे गलती करते हैं। ईमानदारी से बताएंगे कितने बच्चों ने गलत लिखा था कॉपी में फर्स्ट अटेम्प्ट में, सच सच बताएं तो।
कोई नहीं है पूरी क्लास में, ऐसा नहीं हो सकता यार, ईमानदार बनो यार। विक्रांत और आशुतोष, हिमांशु, ऋषि, 4 बच्चे तो मानते हैं इस बात को, हो सकता है और भी हो 2-4, ठीक है चलो। तो इन बातों का ध्यान रखना है यार, है ना। और ये बहुत कॉमन गलती है, कॉमन, बहुत बच्चे करते हैं इसको। मेंस टाइप में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाली मिस्टेक हो जाती है इसमें कई बार। तो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर के 2 टुकड़े हैं, एक तो है एडवांस वाला पोर्शन, आईआईटी एडवांस का। तो जितना हमने पढ़ा है ना, ये आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस का कॉमन पार्ट है, मतलब इसमें से कहीं भी पूछा जा सकता है सवाल। अब जो हम पढ़ने वाले वो प्योरली जेई मेन वाले टॉपिक्स हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, हेडिंग डालना फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इस पर जेई मेंस में 1-2 बार सवाल पूछा जा चुका है पहले, और ये असली में ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या बातें हैं, कौन सी बातें हमको याद रखनी है। पहले स्ट्रक्चर देखना है इसका, छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। ये एक प्रिज्म है, बाइप्रिज्म मतलब एक तरह से 2 प्रिज्म जो है, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये अपने आप में एक प्रिज्म मान लो, ये अपने आप में एक प्रिज्म, सेम मटेरियल के। मान लेते हैं प्रिज्म एंगल जो है सपोज वो अल्फा है, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ कहीं पर एक लाइट का सोर्स रखा गया, और यहाँ सामने स्क्रीन लगा दी गई, ठीक है। अल्फा जो है वो एंगल ड्रॉ करते चलना साथ साथ ऑफ प्रिज्म, और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्मॉल एंगल है, बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे, है ना। अगर कुछ नहीं बताएंगे स्पेसिफिकली, अगर बता देंगे कि भाई स्मॉल नहीं मानना है, कुछ वैल्यू दे देंगे 30 डिग्री 40, तो बात अलग है। स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात चल रही है। देखो यहाँ से मान लो बहुत सारी रेज जा रही, में से किसी एक रे को दिखाता हूँ। एक रे गई, इस प्रिज्म से निकलने में के बाद वो कुछ ना कुछ अमाउंट में डेविएट हो चुकी होगी, और हम जानते हैं स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला एन प्रिज्म बाहर एयर मान लो चाहो तो -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। पुरानी बात है, मतलब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे इधर कहीं जाती, पर निकलने के बाद ही कुछ अमाउंट में, अब डायग्राम में ज्यादा डेविएशन दिखा रहा हूँ, इतना भयानक डेविएशन नहीं आएगा। मान लो ये कुछ इस तरह से डेविएट हो गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना। और ऐसी बहुत सारी रेज होंगी, तो कोई एक रे और बना देता हूँ, है ना। ये भी मान लो कुछ अमाउंट में डेविएट हुई, इस तरह नीचे की तरफ भी होंगी। अगर मैं रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाऊं, डायग्राम में यहाँ कहीं, इसको मैं इमेजिनरी सोर्स S1 बोल रहा हूँ, सेम ऐसे इधर भी डायग्राम बनाकर ठीक इसके नीचे कहीं यहाँ कहीं एक दूसरा इमेजिनरी सोर्स S2 बन जाएगा। अब ये बिल्कुल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, 2 स्लिट जो कि एक ही सोर्स से बनाई गई है, एक ही सोर्स से, इसकी हेल्प से। यहाँ से इस प्रिज्म का सेपरेशन है मान लो स्मॉल ए, और यहाँ से स्क्रीन का सेपरेशन स्मॉल बी। ये गिवन होगा क्वेश्चन में। सिर्फ एक ही बात यह समझनी है कि स्क्रीन पर जो पैटर्न बनेगा मैक्सिमम मिनिमम वाला, उसमें फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, जबकि हम वहां वाला फॉर्मूला तो जानते हैं। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि ये तो जानते हैं। लैम्डा कैपिटल डी, डायग्राम देखते हुए लिख रहा हूँ, रटने की कोशिश कम से कम करना, a प्लस बी अपॉन स्मॉल डी जो है उसको ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स a इंटू डेविएशन अप्रोक्सीमेटली। एक बार डायग्राम बना दो, फिर डिस्कस कर लेंगे जिसको जो भी डाउट हो।
किसी को कहीं भी डाउट हो जरूर पूछें। वो जो मैंने a इंटू डेविएशन लिखा है उसमें डाउट हो तो पूछ लेना। सर वो a इंटू डेविएशन वाला एक बार बता दीजिए ना, समझ नहीं। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है डायग्राम में इतना बड़ा दिखा रखा है आमने सामने बराबर, ये बहुत ही छोटा एंगल है। इस पॉइंट को एक सर्कल का सेंटर मानो, इसको सर्कल की रेडियस मानो जो कि लगभग स्मॉल a है। अब लगभग हम बहुत ही पेरेक्शियल टाइप की रेस की बात करेंगे, बहुत नीचे ट्रेवल कर रही है, एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो ये जो लेंथ होगी इसको लगभग आर्क की लेंथ बोल सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। इसको लिखा है मैंने रेडियस इनटू जितना एंगल वो आर्क बना रहा है। तो इसमें अगर सवाल पूछे जाने के चांस होते हैं या कभी पूछा गया तो वो डायरेक्ट इसी पर बेस्ड। ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यंग्स एक्सपेरिमेंट का अगर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद है तो अपने आप बना देंगे, नहीं याद है तो फिर रट लो भाई, और क्या करें। नोट कर लिया हो तो इंडिकेट कर दो।